हेलो बच्चों, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का अपना लेक्चर। चलिए आज का हमारा पहला है, यानी कि 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और हम 31 पे हैं। ठीक है, लिखा है अ स्कूल वांट्स टू एलोकेट स्टूडेंट्स इनटू 3 क्लब्स। ठीक है, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा। ठीक है, तो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है बच्चों यहाँ पे ना, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, लेकिन देख के पहली बार में ऐसी चीज़ें नहीं महसूस होती है। ठीक है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं बार बार आजकल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। स्कूल वांट्स टू एलोकेट स्टूडेंट्स इनटू 3 क्लब्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, तो अगर हम इस कंडीशंस की बात करें, अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए 3 कंडीशन दी हुई है। इन 3 कंडीशन का मतलब ये है बच्चों कि 3 इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लेट किया बच्चों, लेट एक्स जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स, आपके पास 3 क्लब है ना, तो पहला क्लब हो गया स्पोर्ट का। वाई मैंने मान लिया बच्चों कि म्यूजिक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक। ठीक है, हमने कहा कि वाई स्टूडेंट म्यूजिक में होंगे, और जेड जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ड्रामा। तो आप लोगों को ये ड्रामा, ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में है, वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स म्यूजिक लिए हुए हैं, और जेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रामा लिए हुए हैं। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक एंड ड्रामा क्लब। तो पहला ये कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्स क्लब। ठीक है, तो यानी कि एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। आपको पहली बात क्या दे रही है बच्चों, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक, तो अगर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें तो x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक क्लब शुड बी 20 मोर देन हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लब, स्पोर्ट्स क्लब। ठीक, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक क्लब, अच्छा म्यूजिक क्लब में कितने स्टूडेंट है भैया, y। तो y इक्वल टू क्या कह रहा है बच्चों आपसे, should be more than half the number of 20 more than, should be 20 more than half the number of students in sports club, यानी कि half the number of students club। ठीक है, इससे 20 ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यही बोला हमसे, ये वाई हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर कर दिया जाए बच्चों, मतलब अगर आप इसको एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व कर दें, हाफ में रहने दें, हाफ में आपकी इच्छा है, जैसे भी आपकी इसको मर्जी है, या इसके बाद आप ही को काम करना है, ये मैं आपको इक्वेशंस बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आया जाए तो ये हो जाएगा -1/2x प्लस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर। इसमें जेड वाला पार्ट नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी एलोकेटेड इन ऑल 3 क्लब्स आर 180। मतलब ये है कि x प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू बच्चों दिया हुआ है 180, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलोकेटेड टू डिफरेंट क्लब्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है इसने, मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। ठीक बात है, चलिए। अच्छा, तो 3 इक्वेशन मिल गई, इसके बाद आपको क्या ही बताना है बच्चों, 3 इक्वेशन है तो आप क्या करेंगे, फटाफट से 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, 3 वेरिएबल्स हम लोग कौन सा डिफाइन करते हैं बच्चों? ठीक है, आप 3 वेरिएबल कौन से डिफाइन करोगे? सबसे पहले आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी ए वाली। क्या आ जाएगी? ए वाली। तो आप लिखेंगे ए मैट्रिक्स। अच्छा जी, ए मैट्रिक्स क्या होगी बच्चों? अच्छा, पहली इक्वेशन से आप ध्यान से देख के लिखिए, अपने कॉपी में नोट किया होगा, उसे देख के लिखिए। ए आपने लिखा तो ए वाला आपका पहला है, एक्स 1 है, वाई 0 है और ए 1 है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है ना। ठीक है, ये हमारा ऐसा नहीं है, इक्वेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 -1 है, क्योंकि देखिए x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 था ना। ठीक है, अच्छा दूसरी इक्वेशन से अगर हम देखें तो -1/2 1 और 0 है। तीसरी इक्वेशन से देखें तो 1 1 और 1 है, और ये हमारी मैट्रिक्स ए है। अच्छा, वेरिएबल की मैट्रिक्स हम लोग क्या बनाते थे बच्चों, x y और z। एक हम बी मैट्रिक्स भी डिफाइन करते थे, जो इक्वल टू से डिफाइन हुआ करता था। ठीक है, वो क्या है, पहले में 0 है, दूसरे का 20 है और तीसरे में 180 है, इक्वल टू के बाद। ठीक है, अब आपको मैट्रिक्स मेथड बोला है, तो मैट्रिक्स मेथड करने के लिए आपके पास इक्वेशन है x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसी का यूज करना है आपको। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको ए इनवर्स चाहिए बच्चों, तो ए इनवर्स जब भी निकालेंगे क्या मिलेगा आपको, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्या सभी लोग डिटर्मिनेंट ए कर सकते हैं, हाँ या ना? एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं, हाँ या ना बच्चों? ये आपका काम है। ठीक है, चलिए फटाफट इसी को
आगे करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा बच्चों। यहाँ पे करके देखिए, मैं वैल्यूज बता दे रहा हूँ आपको। डिटर्मिनेंट ए जब आप कैलकुलेट करोगे तो डिटर्मिनेंट ए आ रहा है बच्चों 2 के इक्वल, ठीक है। ये कभी भी जब आए ना तो ऐसे लिखा करिए, इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0, हैंस ये जरूर मेंशन किया करिए ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद है बच्चों एडजॉइंट ए निकालने की बात। तो चलिए सीधे सीधे एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो मैं आपको एडजॉइंट ए बता देता हूँ। अच्छा, एडजॉइंट ए कैसे निकालते थे बच्चों? को फैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और ये कितना आएगा ये देख लीजिए एक बार। एडजॉइंट ए आ रहा है आपका 1 0 1 1/2 2 1/2 -3/2 -2 और 1/2। क्या ये बात क्लियर है सबको? एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो क्या ए इनवर्स निकाल लोगे फिर, ठीक है, ए इनवर्स और इंटू बी कर दोगे। इस ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट या डिटर्मिनेंट ए वो करके और फिर करोगे। तो यहाँ से आपको बातें क्लियर है बच्चों। तो x इक्वल टू आपकी आंसर आएगी 90, y इक्वल टू आ जाएगी 65 और z इक्वल टू आ जाएगा 25। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, करके देखिए फिर आगे बढ़िएगा। कैसे इस सवाल को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया गया, क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है बच्चों? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होगी, ठीक है, आराम से, ठीक है। देखिए आपको दिया हुआ है कॉस इनवर्स, ये केवल आप डराने के लिए दिया है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ना, -7π/3। अब यहाँ इस चीज़ को देख करके बच्चा कई बार डर जाता है कि क्या हो गया, इसमें निगेटिव आ गया तो मैं कैसे करूँगा। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, क्या आपको नहीं पता कि कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा हो जाता है, हाँ या ना? तो हम इसको तो वैसे लिख ही सकते हैं ना, कॉस इनवर्स कॉस 7π/3। अब कई बच्चे एक स्टैंडर्ड पढ़े होते हैं ना, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, ये फट से इसी का यूज करके इसका आंसर 7π/3 लिख देंगे। अच्छा, 7π/3 का मतलब हुआ 7 इंटू 60, π/3 का मतलब 60, ये हो जाएगा 420 डिग्री। क्या कॉस के रेंज में है? कॉस का रेंज -π से पाई होता है बच्चों, यानी -180 डिग्री से 180 डिग्री प्लस का होता है, हाँ या ना? इसका मतलब है रेंज में तो नहीं है, तो ये गलती कभी मत करिएगा, ठीक है। सभी लोग ये बातें समझ में आ गई होंगी कि ये क्या किया गया है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें। अब हमें क्या करना है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैं पहले इसको रेंज में लाऊंगा। मैं आपको कई बार ये बात सिखा चुका कि रेंज में लाने के लिए क्या करोगे, इस कॉस को देखिए, मैं आपसे बोला है कि या तो पाई प्लस करना पड़ेगा या 2π प्लस करना पड़ेगा या 3π कर, जो भी है, मतलब पाई या 2π। तो अगर पाई प्लस π/3 करता हूँ तो कभी नहीं मिलेगा, नहीं। तो ये हमको मिल जाएगा 2π प्लस π/3। जरा देखिए तो मैंने आपसे क्या बोला है, हमेशा ये जो न्यूमरेटर में पाई का कोफिशिएंट होता है इसको ढक लीजिए, कितना बचा π/3। यानी अब आपको या तो पाई प्लस π/3 करना होगा, पाई माइनस π/3 करना होगा, या 2π प्लस π/3 करना होगा, या 2π माइनस π/3। नहीं, कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 7π/3 मिलेगा, अगर मैं पाई प्लस π/3 करता तो बिल्कुल नहीं मिलता ये बात, हाँ या ना? तो और भी तरीके थे, उससे हम कर सकते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए अगर आपको पाई ही करना है तो यहाँ पे 4π करके यूज कर लीजिए फिर, लेकिन आंसर उससे जल्दी नहीं मिलेगा बच्चों, फिर आप फंसते चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान रखिए किसमें। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए इसमें ऐड करने के बाद भी ये ना मिले, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जो भी मिलेगा उसको फिर से रेंज में चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, कॉस 2π प्लस थीटा, कॉस 2π से अगर शुरू है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, यानी कि कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस π/3। अच्छा, 2π प्लस थीटा यानी कहाँ चले गए आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये जैसे था वैसे रह जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या इसका आंसर सीधे सीधे π/3 आएगा क्या, हाँ या ना? ये हमारा आंसर है। अब देखिए क्या ये रेंज में है, बिल्कुल रेंज में है, तो हमको यहाँ से कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये बात, ठीक है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका लिमिट का, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। आराम से हमको एक fx दिया हुआ है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स 3 कॉस स्क्वायर एक्स, p दिया हुआ है x इक्वल टू π/2 पे, और x की वैल्यू ग्रेटर देन π/2 है, तो आपको ये दिया हुआ, ठीक है। आपसे पूछा है कि अगर कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू π/2 पे तो p और q की वैल्यू बताओ, ठीक बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जब भी इस तरह के सवाल हो बच्चों, इस तरह का सवाल एक मिलेगा ही मिलेगा। तो हमसे बोला है कि एट x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं बच्चों। एट x इक्वल टू π/2 फंक्शन की वैल्यू कितनी है, p के बराबर। तो एट x इक्वल टू π/2 fx इक्वल टू p है, तो f ऑफ π/2 भी कितना रहेगा, p रहेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक बात है, हाँ या ना? चलिए अब हम निकालेंगे बच्चों LHL। हमको क्या करना है अब, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, यानी कि x की वैल्यू π/2 से थोड़ी सी छोटी, x की वैल्यू π/2 से थोड़ी सी छोटी।
एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक बात है इतना, हाँ या ना। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस देखते हैं तो हम लोग अपने स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपको पढ़ाया गया होगा पहले, ठीक है। तो जरा सा चलिए हम इसमें कुछ कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने कहा कि भैया लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस सी क्यू का, तो 1 माइनस साइन एक्स, ठीक बात। अच्छा, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ई बी, यानी कि साइन एक्स। ये बात क्लियर हो रही है सबको, आगे बढ़ते हैं। 3, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। जरा सा गौर कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ से मिलेगा 3, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन एक्स, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, हाँ या ना, ठीक है। अब चलिएगा, 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसल आउट हो गया। अब जो बच गया उसमें पाई बाई 2 डाल दीजिए, तो एल एच एल इक्वल टू 1 प्लस साइन पाई बाई 2 डालेंगे, स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, साइन पाई बाई 2 एक्स की जगह 1 आएगा, अपॉन 3 पहले से है, 1 प्लस इसमें पाई बाई 2 डालेंगे तो 1 आएगा, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिलेगा बच्चों, 1/2। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है ना, ठीक है। अब हमको आर एच एल निकालना है बच्चों, क्या आर एच एल करना है, तो चलिए आर एच एल कैलकुलेट करेंगे। तो आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस, अच्छा जी, इसके अकॉर्डिंग फंक्शन क्या है, अगर पाई बाई 2 प्लस एक्स वाला अगर हम करते हैं बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन क्या है वो लिख लेते हैं एक बारी ना। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है, एक मिनट बच्चों, ठीक है, आर एच एल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फंक्शन है वो क्या है बच्चों, देखिएगा क्यू इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिएगा जरा ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूँ क्यू 1 माइनस इस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ बच्चों कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। अभी भी ये साइन एक्स बचा हुआ है, अपॉन ये देखिएगा इसमें से मैं इसको लिख रहा हूँ पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये हो गया हमारा स्क्वायर में, ये तो बात ठीक है। और इसमें से जो 2 कॉमन लिया होगा आपने वो बाहर आके 4 हो जाएगा, ठीक बात है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस, जरा इसको देखिएगा। अब इसमें बच्चों मुझे कॉस के साथ 1 जब भी आए, आपको बार बार सिखाया कि 1 को हटाने की बात करनी है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि पाई बाई 4 हो जाएगा, एंगल का हाफ करोगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इतने के बाद हमारा है बच्चों यहाँ से आपका 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये काम हम और कर सकते हैं, इसमें से 2 हम एक बार और कॉमन, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक बात है। इसमें से मैं एक 2 और कॉमन ले लूँ, अगर इस वाले में से डिनोमिनेटर में से, तो देखिएगा क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस क्यू, अगर ये लिखा है 2, जरा ये देखिएगा इंटू 2, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और इसमें से बच्चों 4 तो पहले से था, तो ये 4 ले लिया है, इंटू अगर इसमें से मैं 2 एक और कॉमन ले लूँ इसमें से, तो ये भी जाएगा बाहर, फिर से 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2, ठीक है। और इस पूरे का, इतने पार्ट का, ये पूरे का बच्चों क्या है, होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक बात है कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है। तो अब जरा ये देखिएगा बच्चों, इतने की वैल्यू देखिए, अगर पाई बाई 2 मैं पुट करूँ, तो ये पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 साइन 0 0 पाई बाई 4, तो जितना ये लिखा है उतना लिखा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आपने स्टैंडर्ड पढ़ा होगा कि जो भी एक्सटेंड करे, अगर मैं ये पुट करूँ और साइन का एंगल 0 हो जाए और इतना ही अगर डिनोमिनेटर में हो, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अच्छा, ये 4 से ये 2 कट गया, तो फाइनली आपको मिल गया क्यू बाई 8, ठीक है। अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू एल एच एल होना चाहिए, और इक्वल टू
RHL होना चाहिए, ठीक है। ये कितना आया है P, अच्छा LHL कितना आया था 1/2, RHL कितना आया Q/8। तो जरा देखिए ध्यान से, तो P की वैल्यू हो गई 1/2, क्या ये बात समझ में आ रही है। और Q की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये Q/8 इक्वल टू 1/2, तो ये कट गया बच्चों 4, तो Q की वैल्यू आ गई 4, क्या हाँ या ना। तो क्या मुझे P और Q दोनों की वैल्यू मिल गई, ठीक है। P की वैल्यू 1/2 और Q की वैल्यू 4। इस तरह के सवाल अक्सर पूछता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स करना है बच्चों मुझे, ठीक है। y इक्वल टू दिया है x की पावर 10x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आपको ध्यान से देखो तो ये दो पार्ट है, क्यों ना हम इसको अलग और इसको अलग कर दें। तो इसको अगर मैं v मान लूँ और इसको मैं u मान लूँ, ऐसा करना पड़ेगा बच्चों, एक साथ आप इसे कर नहीं पाएंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये लिखा है dy/dx, ये हो जाएगा dv/dx और ये हो जाएगा du/dx, ठीक है। अब मैं अकेले अकेले एक एक को सॉल्व करूंगा सिंगल सिंगल। तो देखिए v इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर 10x, और आपको ये बार बार समझाया गया बच्चों कि जब भी एक वेरिएबल की पावर दूसरा एक वेरिएबल ही हो, यानी एक फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो इसमें हम लोग लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो ये लॉग v इक्वल टू, जैसे ही लॉग लोगे ये 10x मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये हो जाएगा log x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 1/v dv/dx इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट टू लगेगा 10x एज इट इज इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस log x एज इट इज 10x का सेक स्क्वायर एक्स, हाँ या ना। क्या 10x का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्या, ठीक है। 10x का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ से अगर मैं dv/dx कैलकुलेट कर दूं बच्चों, तो ये मिलेगा v इंटू, देखिएगा log सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x/x। क्या ये बात क्लियर है। ये मेरी इक्वेशन नंबर, इसको मैं 1 मान लेता हूँ बच्चों, ये मेरी 2 आ गई, ठीक है। अच्छा u इक्वल टू कितना दिया था हमें, u इक्वल टू हमने कितना माना है बच्चों, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसमें तो हम 1/2 को बाहर ले लेते हैं, मतलब एज ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले ही सकते हैं हम लोग इसको। तो ये हो जाएगा 1/2, रूट का क्या होता है 1/2 रूट, रूट में जो भी लिखा है एज इट इज लिख दीजिए, इंटू रूट के अंदर चलेंगे तो यह जाएगा 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये मिलेगा x/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आपके पास dv/dx भी है और du/dx भी है, ठीक है। तो अगर आप इन सारे को लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से सिंपल dy/dx, देखिएगा dy/dx, तो इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो dv/dx कितना है x की पावर 10x, ये हो जाएगा log सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x/x प्लस x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे भी इस आंसर को छोड़ सकते हैं बच्चों, यही हमारा आंसर है, इसके बाद क्या ही सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं इसे, हमसे क्या बोला इसमें कि fx इक्वल टू, आपको गिवन है बच्चों fx इक्वल टू x में आपको क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स का क्यूब और x-2 का होल स्क्वायर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों f डैश x निकालते हैं, तो f डैश x इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट टू लगा दीजिए, तो देखिएगा पहला एज इट इज, इसका जब करेंगे तो ये 2x-2 मिलेगा, ठीक है। एक पावर कम हो जाएगी तो एक पावर कम हो गई, और x को अंदर आप करेंगे तो वही मिलेगा, ठीक है, प्लस x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला एज इट इज। अब इसका जब करोगे तो ये मिलेगा 3x-1 का होल स्क्वायर, और फिर चेन रूल लगाओगे तो x का 1 हो जाएगा, हाँ या ना। अब इसमें ध्यान से समझने वाली बात है बच्चों, देखिए x-1 का स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ ना, x-1 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, ध्यान से समझिएगा। और एक x-2 भी ले सकते थे हम लोग यहाँ पे, देखिएगा x-1 का स्क्वायर और x-2, ये दो बातें कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ बचेगा x-1, ठीक बात है, हाँ या ना। x-1 बचेगा, x-1 का स्क्वायर तो बचेगा, और ये आपके पास 2 था तो यहाँ पे इंटू 2 भी बचेगा, 2x-1 बचेगा। क्या ये बात क्लियर है सबको, प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू, अच्छा x-1 का स्क्वायर आपने बाहर ले लिया, x-2 एक बाहर ले लिया, तो एक x-2 यहाँ पे बच गया होगा। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, x-1 का होल स्क्वायर x-2, और इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2x-2 और प्लस 3x-6, तो ये मिलेगा बच्चों x-1 का होल स्क्वायर x-2, और ये देखिएगा 5x-8, ठीक है। ये मेरा f डैश x आया, ठीक है। देखते हैं इसमें आगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हम लोग को बातें क्लियर हो गई, ठीक है, कि हमको दो फैक्टर, अब फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये पार्ट में हमसे बोला है कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। चलिए जो भी पूछा होगा हम देख लेंगे उसको, ठीक है। चलिए
तो अगर मैं ये कहूँ कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो करेंगे। स्ट्रिक्टली बोलने का मतलब बेटा इक्वलिटी नहीं लगानी, अगर केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोले ना कभी भी तो इक्वलिटी लगा लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारे पास मिला है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू और 5x माइनस एट ये ग्रेटर देन जीरो। अच्छा ध्यान रखिएगा, कई बार आपको समझाया इक्वलिटी में मैंने बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, उसके पहले ही लेक्चर में मैंने ये सारी बातें आपको समझाई कि इक्वलिटी कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये स्क्वायर है, यानी इस पर हमें डाउट ही नहीं है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ये क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हमको जब भी कुछ भी करना हो हम केवल इस बात पे करेंगे। तो x माइनस टू और 5x माइनस एट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब मैं बना दूंगा बच्चों इसके बाद से नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा नंबर लाइन में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से पहले 8/5 आ जाएगा, एक एक फैक्टर को जीरो रखोगे, और यहाँ 2 आएगा, यहाँ इन्फिनिटी आएगा और यहाँ माइनस इन्फिनिटी आएगा, ये प्लस माइनस प्लस होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? प्लस माइनस प्लस होगा, ठीक है। अब मुझे इंक्रीजिंग चाहिए, या इंक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब कौन सा रीजन होता है बच्चों? पॉजिटिव रीजन होगा। तो एक ये पॉजिटिव रीजन है, एक ये पॉजिटिव रीजन है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 8/5 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक बात है। अब बी पार्ट में आपसे बोला है फॉर डिक्रीजिंग, तो फॉर डिक्रीजिंग अगर मैं सारी चीज़ों को देखूं बच्चों, तो फिर इसमें भी यही सारी बातें आएगी। देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा तो सिंपली बचेगा क्या? x माइनस टू, डाउट जिस पे होता है ना उसी की इनइक्वलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए भी मुझे निगेटिव रीजन चाहिए, तो चलिए बच्चे एक बार बना लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा 2, ये इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस, निगेटिव रीजन मुझे चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 8/5 से 2, ठीक है। नंबर 1 हो गया। ध्यान से देखिएगा। अब फिर मैंने देखा कि दोनों वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन चाहिए, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो x दिया हुआ है ना, इस x को अगर हम चाहें बच्चों तो h माइनस आर लिख सकते हैं। अगर हाइट ऑफ द कोन हमने h मान रखा है तो मैं h मतलब h इक्वल टू आर माइनस एक्स लिख सकता हूँ, या x इक्वल टू एच माइनस, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ना x इक्वल टू वाली, तो इस जो x इक्वल टू है वो h माइनस आर होगा। तो अब मैं देखिए यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का रिलेशन ढूंढ रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल OBD में आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक बात है। तो यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का होल स्क्वायर, माइनस के साथ आएगा बच्चों, दूसरी तरफ हम ले गए हैं तो यहाँ पे मुझे माइनस के साथ मिलेगा एच माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक बात है इतनी। चलिए अब मैं जब इस फार्मूले में पुट करने जा रहा हूँ तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर रखूंगा ना, और एच की जगह पे मैं एच ही रखूंगा। मैं सारी चीज़ें एच के टर्म में कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो एच की वैल्यू मतलब एच की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है, और फिर बाद में देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको जो वॉल्यूम मिला हुआ है बच्चों, वो वॉल्यूम मिला है π/3 कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर स्क्वायर, हमको ये मिला है स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर और इंटू एच, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो π/3 आर स्क्वायर, इसको मैं ओपन कर दूं बच्चों अगर, तो एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस 2HR और इंटू एच, ठीक है। ये मिलेगा π/3 और ये देखिएगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2HR इंटू एच, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, ये मिल गया π/3 माइनस एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब, इस एच को मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ ही साथ, है कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एच क्यूब और प्लस का 2h स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये मेरा v मिल गया, हाँ या ना। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन के आया बच्चों सॉल्व करने के बाद। अब मैं dv/dh निकालूंगा क्योंकि h भी मेरा वेरिएबल है। तो π/3 3h स्क्वायर माइनस के साथ है प्लस 4HR, ठीक है। अब यहीं पे मैं डबल डेरिवेटिव 3 है बच्चों, यहीं पे मैं डबल डेरिवेटिव भी कर लेता हूँ। तो d2b/dh स्क्वायर π/3 माइनस 6h प्लस का 4R, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है बच्चों और ये है 4, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसमें। फॉर मैक्सिमम मिनिमा, फॉर मैक्सिमम मिनिमा अब क्या करेंगे, dv/dh इक्वल टू 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख दीजिए। तो π/3 माइनस 3h स्क्वायर प्लस
4HR इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये 0 हो नहीं सकता, तो 3h² प्लस 4HR इक्वल टू 0 होगा। इसमें से h बाहर ले लेंगे तो -3h प्लस का 4R मिलेगा 0 में, हाँ कि ना? अरे क्लियर है ये बात? देखिए h 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा, तो देखिएगा 3h इक्वल टू मिल गया बच्चों 4R, तो h इक्वल टू मिल गया 4R/3। क्या ये मेरी हाइट, कोण की हाइट कैलकुलेट होके आ गई? हाँ या ना? क्या ये कोण की हाइट कैलकुलेट होके आ गई बच्चों? कितनी? h इक्वल टू 4R/3। ठीक है। अब एट h इक्वल टू 4R/3 मैं डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा, तो d2v/dh² एट h इक्वल टू 4R/3। चलिए, तो डबल डेरिवेटिव में आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस 6 इंटू 4R/3 प्लस का 4R, ये हो जाएगा 3 और ये 2, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस 8R प्लस का 4R, ये हो जाएगा बच्चों π/3 इंटू यहाँ से बचेगा 4R। ठीक है, और ये निगेटिव साथ में चल रहा है वाला, यहाँ से -4R बचेगा ना, तो ये -4R हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो क्या मिल रहा है हमको, ये निगेटिव आ गया, ये कैसा आ गया? निगेटिव आ गया। इसका मतलब कि d2v/dh² इज नेगेटिव एट h इक्वल टू 4R/3। तो v इज मैक्सिमम एट h इक्वल टू 4R/3। ठीक है, अब जो प्रूव करना था वो क्या प्रूव करना है, थोड़ा सा इस पे समझिए हमसे क्या बोला है। circular cone of maximum volume that can be described in a sphere of radius small r is 4R/3 so that the altitude of the right circular cone, altitude का मतलब हाइट। ठीक है, तो altitude आपको मिल गया बच्चों, हाइट। ठीक है, और 4R/3 हुआ, प्रूव हो गया ये बात, हाँ या ना? यही बात हमको प्रूव करनी थी, तो एल्टीट्यूड 4R/3 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैक्सिमम कितना आएगा, हमसे ये भी तो पूछा है कि मैक्सिमम कितना आएगा, आल्सो फाइंड दी, उसके आपको जो भी है पूछा हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम, तो चलिए मैक्सिमम वॉल्यूम देख लेते हैं बच्चों हम लोग। तो मैक्सिमम वॉल्यूम वी मैक्सिमम कितना होगा भैया, π/3, अच्छा, प्लस 2h² इंटू r। ठीक है, अच्छा, π/3 h³ की जगह रख दीजिए, तो -64R/27 और प्लस का 2 इंटू 16R² अपॉन 9 इंटू R। ठीक बात है, हाँ या ना? तो ये देखिएगा π/3 ये हो जाएगा 64R/27 और ये हो जाएगा 32R, अच्छा ये क्यूब होगा बच्चों, R³ अपॉन 9। ठीक है, अपॉन में 9 हो जाएगा, तो 32R³ अपॉन 9। ठीक है, अब यहाँ से आप इसमें से कॉमन ले लीजिएंगे, तो ये देखिएगा π/3 अगर आप यहाँ से 32R³ ये R³ है ना, R³ बाहर ले लें और अपॉन में 9 बाहर ले लें, तो यहाँ बचेगा -2/3 और +1, यहाँ से 1 ही तो बचेगा, यहाँ से 32R³/9 बाहर ले लिया तो 1 बचा। अच्छा जी, तो π/3 32R³ अपॉन 9 इंटू, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 1/3। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से सारी बातें ये कह रहा है कि 8/27, इसको देखिएगा जैसे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, 4/3 देखिएगा, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 4, इसमें से 4 ले लिया, अपॉन में 3 है 3 ले लिया, पाई ले लिया, R³ ले लिया। ठीक, यहाँ बच गया होगा 8 अपॉन, और ये बच गया होगा 27। तो बेसिकली ये लिखा क्या है बच्चों, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कभी कभार ना ये स्टेटमेंट प्रूव करने को बोलता है बच्चों, कभी कभी ये स्टेटमेंट भी आपको प्रूव करने को बोल देता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको, चलिए बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है हमसे। इसे बोला कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा मुझे कि लेट L इक्वल टू लेंथ ऑफ द क्यूब एज, जो क्यूब की एज है उसकी लेंथ है L। ठीक बात है, तो उसका वॉल्यूम, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक बात है, अब हमसे बोला है कि हाउ फास्ट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया सबसे पहले आपको पता है कि सरफेस एरिया जो होती है बच्चों, और S इक्वल टू अगर मैं मानूँ तो 6L² हो जाती है।
ठीक है। और वॉल्यूम जो होती है वो एल क्यूब होती है, ठीक। और क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम यानी कि dv बाई dt बच्चों आप लोग को दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले dv बाई dt कैलकुलेट कर लेंगे और dv बाई dt कैलकुलेट करके 3l स्क्वायर dl बाई dt, ठीक है। तो यहाँ से हम dl बाई dv बाई dt कितना था, 9 था, तो 9 3l स्क्वायर dl बाई dt, देखिए 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो dl बाई dt हमको यहाँ से मिल जाएगा बच्चों 3 बाई एल स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक बात है। अब मुझे सरफेस एरिया पूछा था, तो ds बाई डी टी इक्वल टू 12l dl बाई dt, ठीक बात है। तो 12l इंटू डी एल बाई डी टी कितना है, 3 बाई एल स्क्वायर, तो एक एल से एक एल कैंसिल, ये हो जाएगा 36 अपॉन एल स्क्वायर है तो एल बच गया आपका, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपका क्या केवल एल बच गया होगा ना, एल। तो अब 36 और एल कितना दिया हुआ है 10, तो आपको सीधे सीधे यहाँ से ये हो जाएगा 3.6, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्या ए डी एस बाई डी टी सरफेस एरिया, ये हमारा आपको समझ में आ पा रही है बात बच्चों, ठीक है। ठीक है, चलो बच्चों इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको ना जो ये दिया हुआ है आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ए अपॉन पहला फैक्टर, बी अपॉन दूसरा फैक्टर, सी अपॉन तीसरा फैक्टर, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये दिया हुआ है रूट एक्स, एक दिया हुआ है रूट एक्स प्लस 1 और एक दिया है रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। आप चाहो बच्चों यहाँ से अगर तो रूट एक्स को टी मान लो, जरा देखो तो अगर रूट एक्स को टी मान लेते हैं हम लोग तो ये मिलेगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए डी एक्स अपॉन रूट एक्स इतना वाला पार्ट हमारा हो जाएगा 2 डी टी, तो हमारा पूरा ये बन जाएगा 2 बाहर डी टी, और इसकी जगह जब आप टी रखोगे तो ये सिंपली टी प्लस 1 और ये टी प्लस 2 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि फिर इसको कुछ करने की ज़रूरत है आपको, हाँ बाई पार्शियल फ्रैक्शन ए अपॉन इतना बी अपॉन इतना करके सॉल्व कर दीजिए, ये सीधी सी बात है। ऊपर 2 है, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, हाँ कि ना। तो आप इसको आसानी से चाहे क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर करके परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लीजिए, और चाहे आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दीजिए। तो अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दूँ बच्चों तो ये टी प्लस 1 है और ये टी प्लस 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन टी प्लस 1 और इसको लिख सकता हूँ बी अपॉन टी प्लस 2। एलसीएम ले लिया जाएगा तो ये हो जाएगा टी प्लस 2 और ये हो जाएगा बी इंटू टी प्लस 1, ठीक बात है। और ये हो जाएगा टी प्लस 1 और ये हो जाएगा टी प्लस 2 और अपॉन में भी हो जाएगा यहाँ पे टी प्लस 1 और टी प्लस 2, ठीक है। यहाँ के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी अगर इधर देखा जाए तो जो लिखा हुआ है ए 1 इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 2 प्लस बी इंटू टी प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम चाहें यहाँ से, ठीक है, तो हम लोग बच्चों यहाँ से पुट अलग से कर सकते हैं t इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से चाहें तो t इक्वल टू -1 पुट कर दें तो ये b वाला 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू a माइनस 1 प्लस 2 ये आपका मिल जाएगा a सिंपली, तो a की वैल्यू आपको मिल गई 1, ठीक है। और फिर से आप चाहें तो t इक्वल टू अगर -2 पुट कर दें तो 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका माइनस का b, हाँ कि ना। तो b इक्वल टू -1, तो सिंपली जो आपका इंटीग्रेशन था बच्चों वो मिल जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ए अपॉन मतलब 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2। आप चाहें तो सॉल्व करके देख लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ भी जाएगी, और ये आपका हो गया सीधे सीधे डी टी, हाँ कि ना। तो आप यहाँ से 2 कर दीजिए, इसको तो आप कर ही सकते हैं लॉग टी प्लस 1 और ये भी हो जाएगा लॉग टी प्लस 2। ये लिखा है लॉग ए बाई बी, तो लॉग टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2, ठीक है। तो 2 लॉग और टी किसको माने थे बच्चों, रूट एक्स प्लस 1 और ये रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इस वाले पाथ से अगर चलेंगे तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। कई बार बच्चे इसको उस रूट एक्स को ही लेकर सॉल्व करेंगे तो इसमें बच्चे फंस जाओगे आप लोग, और बाद में चल के आगे आपको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। तो हम इसी काम को करते हैं और इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपका है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक बात है, ठीक है। इसमें भी हमको एक हम काम कर सकते हैं, वो ये कि बच्चों चलिए पहले इंटीग्रेशन में लिख लो। इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स। अगर पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी तो ऊपर हो जाएगा टी, सिंपली ऊपर क्या हो जाएगा टी, देखिएगा ऊपर हो जाएगा टी, नीचे बचेगा बच्चों टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, और इसको फर्दर अगर मैं फैक्टराइज कर दूँ, अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूँ तो ये मिलेगा टी माइनस 1 और टी प्लस 2, ठीक है। तो अब आपका फिर से वही पे आ गया ना, बाई पार्शियल फ्रैक्शन इसको अलग कर लीजिए, तो ये आपने लिख दिया टी अपॉन टी माइनस 1 और टी प्लस 2,
क्या ठीक बात है? अब इसको लिखिए a अपॉन टी माइनस वन और b अपॉन टी प्लस टू। अब सॉल्व कर देंगे तो आप देखिए अब यहाँ के बाद ना टी प्लस टू प्लस बी इंटू टी माइनस वन और एक टी रखिए, ठीक है। अब पुट टी इक्वल टू वन, तो वन इक्वल टू ए थ्री है, तो ए इक्वल टू आ जाएगा वन बाई थ्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? और फिर अगर आप पुट टी इक्वल टू माइनस टू कर देंगे तो माइनस टू इक्वल टू ए माइनस टू यानी माइनस थ्री भी, तो बी इक्वल टू मिल जाएगा टू बाई थ्री, ठीक। ए और बी मिल गया। अब ए और बी की वैल्यू रख दीजिए। जब आप इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू रख देंगे। जब आप इसको ए और बी की वैल्यू में पुट कर देंगे बच्चों, तो आपको ये सिंपली क्या मिल रहा है आपको, ये तो अब एक्स स्क्वायर हो गया ना, ये तो टी की जगह एक्स स्क्वायर था, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सीधे सीधे देखिएगा थोड़ा सा ना नेक्स्ट पार्ट पे देखिएगा। तो यहाँ से मैं चाहूँ बच्चों तो ये लिखा था आपका पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस का आपका लिखा था बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ बच्चों वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, टी माइनस वन किया था ना आपने डी एक्स, तो वही तो लिख रहा है, मैं टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट करते हुए चल रहा हूँ। और ये हो जाएगा टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो देखिएगा वन बाई थ्री, अगर आप इसका करेंगे तो वन बाई टू लॉग ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस वन, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन प्लस टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू, तो इंटू वन अपॉन रूट टू, और ये टेन इनवर्स वाला फार्मूला है ना, अपॉन रूट टू, इसको लिख सकते हैं ना रूट टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए तो वन बाई सिक्स लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक बात है, और प्लस रूट टू बाई थ्री। अब चाहें इसको अगर बच्चों तो क्या लिख सकते हैं रूट टू बाई थ्री, इस रूट टू से टू कट जाएगा ना, हाँ या ना, तो टेन इनवर्स एक्स बाई रूट टू और प्लस का सी आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देखिएगा आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स माइनस लॉग टू, ये देखिए ए इंटू बी लिखा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ लॉग कॉस एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ये बच्चा जो ये लिखा हुआ है ना टू इंटू कॉस एक्स, तो लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो माइनस बाहर तक मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने ऐसे आ गया, ठीक बात। अब आपके पास एक काम है, इसे आप इक्वेशन वन मान लें, ठीक। क्यों? इसमें कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जीरो से ए फिफ्थ प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, याद होगा अगर आपको, तो मैं इक्वेशन टू लगा रहा हूँ, तो आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस ये लॉग टू रहेगा माइनस लॉग कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ पा रही है सबको? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस का लॉग टू और माइनस का लॉग साइन एक्स हो जाएगा ये वाला कॉस वाला, ठीक बात है। इक्वेशन टू, फोर्थ प्रॉपर्टी कैसे लगाते हो, सिंपल सी बात है। तो अब एडिंग इक्वेशन आपको क्या समझाया था बच्चों, इक्वेशन वन प्लस टू, एडिंग वन एंड टू, ठीक बात है। आपको ये बार बार समझा चुका हूँ कि बच्चों जब भी प्रॉपर्टी लगाते हैं उस इक्वेशन को आप वन मान लेते हैं, उसके बाद वाली इक्वेशन को जब प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जब आपको ये श्योर हो जाए कि इसी में मुझे प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप इक्वेशन वन मानिएगा, ठीक है। चैप्टर को पूरा पढ़ा रखा होगा बच्चों, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक ही वीडियो में है, आप उसमें देख सकते हैं, दो लेक्चर में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक बार जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी आपकी कवर हो सकती है, ठीक है। इक्वेशन वन और टू को जब आप ऐड करोगे तो ये मिलेगा टू आई। अच्छा देखिए, जब ऐड करोगे तो लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स ये बच गया टू टाइम्स, तो ये बच जाएगा माइनस टू जीरो से पाई बाई टू लॉग टू डी एक्स, ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया आई इक्वल टू माइनस लॉग टू तो बाहर हो गया बच्चों, और ये जीरो से पाई बाई टू डी एक्स, तो डी एक्स का एक्स हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई टू लॉग टू, आपको ये फाइनल इक्वेशन नंबर थ्री ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, जो आप लोग कर सकते हैं बच्चों, अक्सर इस तरह के साथ दो तीन नंबर में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ये सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। आप लोग अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी मतलब ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े से टफ हैं, तो उनके मैंने सारे के वीडियोज बना रखे हैं बच्चों को पूरा विधिवत, ठीक है, उसे देख सकते हैं। ये 10-15-20 क्वेश्चन जो भी होता है वीडियोज़ में मैं करके आपको देते रह रहा हूँ, ताकि प्रैक्टिस एक बनी, एक रैंडम प्रैक्टिस बनी रहे। क्या सवाल अचानक इस चैप्टर से अगर किसी और चैप्टर का आया तो कैसे आएगा, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, सवाल को सोचेंगे कैसे, जब आएगा तब करेंगे कैसे, इसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग आसानी से किए होंगे, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।